हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं राजेश कुमार दुबे प्रतिदिन VI जितने विजुअल इम्पेयरमेंट के मेरे छात्र हैं और इसके अलावे जो HI और IDD से भी है उन लोगों के लिए भी मैं क्लास लेता हूं। अब आप लोगों की परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ गई है, इसीलिए मेरा इस समय प्रयास चल रहा है कि आप लोगों के परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उस टाइप के मैं टॉपिक तैयार करके आप लोगों के सामने प्रतिदिन क्लास में लेकर आ रहा हूं, ताकि आप लोगों को परीक्षा में कोई प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, तो कल मैंने अधिगम के बारे में बताया था कि अधिगम का अर्थ, अधिगम क्या है, इस पर पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था। विभिन्न शिक्षाविदों के अनुसार अधिगम की परिभाषा आप लोगों के सामने रखा था। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है सीखने की शैली और शिक्षार्थियों के प्रकार। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को भली भांति पता है कि परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि लर्निंग स्टाइल एंड टाइप्स ऑफ लर्नर, मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं, जब आप शिक्षक बन जाओगे, आप पढ़ाने बच्चे को जाओगे, तो आपकी पाठ योजना कैसी होनी चाहिए, प्रश्न पूछने की शैली कैसी होनी चाहिए, बच्चे के व्यवहार से आप कैसे भापेंगे, इत्यादि सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। इसी को आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्या चैप्टर है, सीखने की शैली, मतलब सीखना मतलब अधिगम, अधिगम की शैली। प्रत्येक बच्चे आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, सभी की रुचि आवश्यकता स्तर अलग अलग होते हैं। इसी कारण से हम कोई एक शैली का इस्तेमाल करके सभी को नहीं पढ़ा सकते हैं। ये आप भली भांति जानते हैं कि प्रत्येक शिक्षक हो या छात्र हो, शिक्षक की भी पढ़ाने की शैली अलग अलग होती है और छात्र की पढ़ने की भी शैली अलग अलग होती है। प्रत्येक छात्र की शैली क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, कोई शैली एक बच्चे के लिए बहुत उपयोगी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह शैली दूसरे बच्चे के लिए भी उतना ही उपयोगी हो सकता है। इसी कारण से हमें विभिन्न शैलियों के या बच्चे के अनुसार पढ़ाते समय इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम कोई शैली मेथड बता रहे हैं बच्चे को, तो कोई बच्चा उसको आसानी से सीख लेता है, किसी बच्चे को वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा शैली कैसा होना चाहिए कि सभी बच्चे उस बात को आसानी से समझ सके। इसी कारण हमें विभिन्न शैली, और उसके लिए हमें विभिन्न शैलियों का प्रयोग करना पड़ता है। सीखने की शैली का अर्थ होता है कि किसी बच्चे का सीखने का तरीका क्या है। कुछ बच्चे सुनकर ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, कुछ बच्चे देखकर ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। मतलब कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो सुन के ज्यादा समझते हैं, कुछ बच्चे लिखकर ज्यादा उस बात को समझते हैं, कुछ बच्चे छूकर या करके सीखते हैं, जैसे VI के बच्चे हैं वो स्पर्श करके सीखते हैं। सभी बच्चे में सीखने की क्षमता एवं स्तर अलग होने के कारण हम इन विभिन्न शैलियों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण, राहुल प्रतिदिन कक्षा में जाता है। शिक्षिका द्वारा कक्षा में पढ़ाए जाने वाले अध्याय को ध्यानपूर्वक सुनता है एवं प्रतिदिन उसे घर जाकर याद भी करता है, फिर भी उसे अच्छे अंक प्राप्त नहीं होते। लेकिन यदि उसी अध्याय में उसकी शिक्षिका कुछ वस्तुएं दिखाकर या शिक्षण अधिगम शैली का इस्तेमाल करके या कंप्यूटर में या LED में दिखाकर जब सिखाते हैं तब वो अच्छे से सीखता है।
एवं उसे याद भी रखता है। इस प्रकार से राहुल एक विजुअल लर्नर देखकर सीखने वाला बालक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब है 4 प्रकार की अधिगम शैलियां होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। पहली है गहरी सीखने की शैली, डीप लर्निंग स्टाइल जिसको कहते हैं। दूसरी है सतत सीखने की शैली, सरफेस लर्निंग स्टाइल। तीसरी है आवेगी सीखने की शैली, इम्प्लविस लर्निंग स्टाइल। और 5वीं है चिंतनशील सीखने की शैली। ठीक है, अब पहला पर हम चर्चा करेंगे। कौन है पहला? गहरी सीखने की शैली। ठीक है, बच्चे किसी भी विषय के अर्थ को गहराई से समझते हैं कि क्या लिखा गया है। दूसरा क्या है? इस प्रकार की शैली में बच्चे खुद सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। उन्हें बाहरी प्रेरणा या पुरस्कार की जरूरत नहीं होती है। वह किसी का भी अध्याय को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं एवं उसे खुद से समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्या पॉइंट है? इसमें बच्चे स्वयं से पढ़ना पसंद करते हैं, किसी भी समस्या का समाधान स्वयं से खोजते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है? और इसी में एक है, इस शैली में शिक्षक की भूमिका बहुत ही कम होता है। अब है सेकंड नंबर, सतत सीखने की शैली। सतत मतलब बार बार उसी चीज को रिपीट। ठीक है, इसमें छात्र को विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। वह ऊपर से विषय को पढ़ते हैं। इस शैली में छात्र निष्क्रिय तरीके से सीखते हैं। इस शैली में छात्र विषय या तथ्य को रटते हैं। ठीक है, इस शैली में छात्र स्वयं प्रेरित नहीं होते हैं। उन्हें एक प्रकार से बोलकर विषय को पढ़ाने के लिए कहा जाता है। विषय पढ़ने के लिए प्रतिपुष्टि, अच्छे अंक या पुरस्कार देकर प्रेरित करना पड़ता है। ठीक है, अब है आवेगी सीखने की शैली। आवेगी सीखने की तीसरा क्या है हमारा? आवेगी सीखने की शैली। किसी विषय को पूरा ध्यान से पढ़े बिना ही या समझे बिना तुरंत किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। यह धैर्य पूर्वक न करके जल्दीबाजी से करना चाहते हैं। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि प्रश्न शुद्ध से नहीं सुनते हैं और बीच में ही आंसर दे देते हैं। ऐसे बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी होता है। दूसरा है जल्दीबाजी करने के कारण ऐसे बच्चे गलतियां ज्यादा करते हैं। ऐसे बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं? गलतियां ज्यादा करते हैं। ऐसे बच्चे अधिक क्षेत्र या व्यक्तित्व पर निर्भर रहते हैं। बिना सोचे समझे किसी भी प्रश्न का तुरंत जवाब देते हैं। या किसी भी प्रश्न का सोच समझकर उत्तर नहीं देते हैं, तुक्का मारते हैं। ठीक है, अब अगला है चिंतनशील सीखने की शैली। इस शैली में बहुत ही सोच समझकर प्रश्नों के जवाब देते हैं। यह दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। ऐसे बच्चे ज्यादातर आत्मनिर्भर होते हैं। इस शैली में बच्चे किसी भी प्रश्न या उत्तर या अंतिम निर्णय लेने और उत्तर की सटीकता के लिए थोड़ा समय जरूर लेते हैं। ठीक है, इस शैली के बच्चों में शिक्षा से संबंधित हर तरह से निपुण होते हैं, जैसे पढ़ने में, समस्या के समाधान में या व्याख्या में। यह परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला है पांचवा, यह निर्णय लेने में थोड़ा ज्यादा समय तो लेते हैं, लेकिन इसका निर्णय ज्यादातर सही होता है। यह सचेत तरीके से सीखते हैं। ठीक है, अब है सीखने की शैली कैसी होनी चाहिए। सीखने की शैली डेविड कोल्ड के अनुसार, अब देखिए परीक्षा में पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो हमारे अधिगम क्षमता है, सीखने की शैली है, वो डेविड कोल्ड के अनुसार कैसी होनी चाहिए। तो इसको आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। सीखने की शैली डेविड कोल्ड के अनुसार 4 प्रकार के गुण दिए गए हैं। डेविड कोल्ड के अनुसार कितने प्रकार के गुण दिए गए हैं? 4 प्रकार के। फिर इसी प्रकार में 2-2 गुण मिलाकर एक शैली का निर्माण किया गया है। इसमें 2-2 गुणों को मिलाकर एक शैली का निर्माण किया गया है। कोल्ड ने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मॉडल ELM का विकास किया। कोल्ड ने किसका आविष्कार किया? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मॉडल ELM जिसको कहते हैं। अब देखिए, फीलिंग पहले आप महसूस कीजिए, इसके बाद वाचिंग,
वाचिंग के बाद क्या बता रहे हैं कि डूइंग, उसको करिए। इसके बाद थिंकिंग, ये देखिए उनका डायग्राम है। अब मिलाइए, फीलिंग प्लस वाचिंग बराबर डाइवर्जिंग, दूसरा है वाचिंग प्लस थिंकिंग बराबर एसेबिलिटिंग, तीसरा है डूइंग प्लस थिंकिंग बराबर कवरेजिंग, और चौथा है डूइंग प्लस फीलिंग बराबर एकोमोडेटिंग। ठीक है, अब चलती है पहला पर विचार करते हैं। पहला क्या है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग क्या है? यह शैली को फीलिंग और वाचिंग, भावना देखना, वाचिंग को भावना से भी मिला रहे हैं और देखना से भी मिलाकर बनाया गया है। इसे अपसारी कहते हैं। इनमें निम्न गुण पाए जाते हैं। ठीक है, पहला क्या है? विचार उत्पन्न करने में अच्छे होते हैं, दूसरा है कल्पनाशील एवं भावनात्मक होते हैं, तीसरा है खुले विचार वाले होते हैं, और चौथा क्या है? समूह में कार्य करना अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, अब है एसिमिलेटिंग। इसका मतलब देखिए, यह शैली को वाचिंग और थिंकिंग, देखना, विचार, सोचना को मिलाकर बनाया गया है। इनमें निम्न गुण देखने को मिलता है। क्या क्या? पहला है, यह हमेशा तार्किक सोच वाले होते हैं, दूसरा व्यवहारिक अवसर पर स्पष्ट व्याख्या वाले होते हैं, तीसरा है यह लोगों को कम दिलचस्पी लेते हैं, चौथा है अमूर्त विचारों में ज्यादा रुचि लेते हैं। ठीक है, अब है तीसरा कन्वर्जिंग। ठीक है, यह क्या है? यह डूइंग और थिंकिंग को मिलाकर बनाया गया है। यह करना और सोचना दोनों को मिलाकर बनाया गया है। इसमें निम्न गुण पाया जाता है। क्या क्या? अच्छे समस्या समाधान करता होते हैं। मतलब हम लोग समाज में भी देखते हैं कि जो लोग करके और सोचकर समझकर बोलते हैं वो सटीक जवाब देते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, और जल्दीबाजी में दिया हुआ उत्तर सही नहीं होता है। तो ये लोग क्या होते हैं? जो ऐसे प्रकार के होते हैं, ये अच्छे समस्या समाधान करता है। अगला है, किसी भी कार्य करने से पहले अच्छे तरह से सोचना फिर कार्य करना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि कोई कार्य करने से पहले उसको अच्छी तरह सोचिए और फिर उसको कीजिए। यह तार्किक से अधिक व्यवहारिक होते हैं। यह किसी भी समस्या का समाधान कर निर्णय लेते हैं, अपने विचारों के साथ प्रयोग और परीक्षण करना पसंद करते हैं। ठीक है, अगला क्या है टॉपिक? एकोमोडेटिंग। ये कैसे बनता है? यह डूइंग और फीलिंग को मिलाकर बनाया गया है, मतलब करके देखना और उसको महसूस करना। ठीक है, इनमें निम्न गुण देखने को पाया जाता है। पहला, यह दूसरे के अनुभव का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा यह तर्क नहीं करना चाहते हैं, तीसरा सीखने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं, चौथा है यह सीखने की शैली सामान्य आबादी के साथ आम है। ठीक है, पांचवा नंबर है, इनमें सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये तत्काल परिस्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं और कभी अच्छा प्रदर्शन भी नहीं करते हैं। ठीक है, अब है शिक्षार्थी के प्रकार। शिक्षार्थी के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, शिक्षार्थी निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला दृश्य शिक्षार्थी, दूसरा श्रवण शिक्षार्थी, तीसरा स्पर्शशील और गतिशील शिक्षार्थी। ठीक है, अब दृश्य शिक्षार्थी किसको कहते हैं? विजुअल लर्नर। दृश्य देखिए, हर एक एकक पॉइंट का तोड़ के आप लोग को समझाने से ज्यादा समय लगेगा, इसलिए आप लोग बच्चे नहीं हैं, बढ़िया से जब एक बार बोल रहे हैं तो उसको आप लोग अच्छा से समझिए, और बीच में नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, दृश्य शिक्षार्थी का अर्थ होता है जो छात्र देखकर सीखते हैं उसे दृश्य या स्थानिक शिक्षार्थी कहते हैं। इस प्रकार के शिक्षार्थी देखकर संबंधों और विचारों की कल्पना करके जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे छात्र निबंध, चार्ट, मानचित्र, फ्लैश कार्ड, चित्र और रेखांकितों से विचार लेते हैं। अगर कक्षा में शिक्षक बोर्ड अपने व्याख्यान का वर्णन करते हैं
दृश्य शिक्षार्थी के लिए जानकारी को लंबे समय तक बेहतर तरीके से अवशोषित करना और बनाए रखना आसान होता है। जैसे ज्यामितीय विज्ञान सिखाते हैं, ये सभी बच्चों के लिए सीखने का दृष्टिकोण बन जाता है। ऐसे शिक्षार्थी आरेख, अवधारण, चार्ट या प्रतिक्रिया किसी भी विषय में देखकर सीखते हैं। ठीक है। अब है दूसरा श्रवण विद्यार्थी। दूसरा क्या है? श्रवण विद्यार्थी, ऑडिटोरियो लर्नर्स, मतलब श्रवण सुनकर बात को रखने वाला। ऐसे शिक्षार्थी किसी भी चीज को मौखिक रूप से सुनकर सीखते हैं, उसे श्रवण विद्यार्थी कहते हैं। ये शिक्षार्थी किसी भी बातचीत करके या सुनकर सीखते हैं। यह गुण समाज सेवक, वकील, शिक्षक में ज्यादातर देखने को मिलता है। श्रवण विद्यार्थी किसी भी विषय को समझने के लिए सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। उनके उदाहरण को भी सुनकर आसानी से समझ लेते हैं और जानकारी को तरीके के रूप में संगीत, वाद विवाद, भाषण, वक्ता, विषय समूह में सीखने की और अग्रसर होते हैं। ये शिक्षार्थी अक्सर संगीत और भाषा में स्वरों को अलग करने की उच्च योग्यता रखते हैं। ऐसे शिक्षार्थी अच्छे संगीतकार बनते हैं। ठीक है। अब है तीसरा, स्पर्शशील गतिज शिक्षार्थी। तीसरा क्या है? स्पर्शशील गतिज शिक्षार्थी। स्पर्शशील का मतलब समझ सकते हो, स्पर्श से पढ़ने वाला। जब आप खुद इस क्षेत्र के छात्र हो तो इसका मतलब कि ये VI के बच्चों के लिए टॉपिक है। ये सबसे अधिक सीखने वाले व्यक्ति जो मूर्त वास्तविक तरीके से सीखना पसंद करते हैं, वे करके अर्थात किसी भी चीज को अनुभव करके सीखते हैं। ठीक है। वे अपने प्रदर्शन करते हुए सबसे अच्छा सीखते हैं। जो स्पर्श से सीखते हैं, छू कर सीखते हैं, वो अपने स्तर से ज्यादा सीख लेते हैं। ठीक है। जब यह छात्र किसी कार्य को करके सीखता है तो यह अन्य छात्र की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करता है। अगर कोई छात्र किसी चीज को देखकर या उसे बार बार टच में आने से उसका प्रदर्शन करता है तो छात्र क्या करेगा? अच्छा प्रदर्शन करता है। जैसे मान लीजिए कि छोटा बच्चा है, आप उसको बेंच दिखा रहे हैं, तो आप कभी भी उस चित्र को रखेंगे तो बच्चा आंख से देख लिया है कि बेंच है तो सीधे बोल देगा कि क्या है? ये बेंच है। ठीक है। यह सभी गतिविधि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। करके सीखने के कारण ये किसी भी कार्य के बेहतर तरीके से ध्यान याद रखते हैं। ठीक है। वे शारीरिक रूप से दूसरे कार्य में लगे रहने के बावजूद उनका ध्यान, दिमाग बरकरार रहता है। ऐसे शिक्षार्थी को हम व्यवहारिक शिक्षार्थी भी कहते हैं। ऐसे शिक्षार्थी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यवहारिक शिक्षार्थी कहते हैं। स्पर्शशील विषय वस्तु की सामग्री के साथ शारीरिक रूप से जुड़ना पसंद करते हैं। ठीक है। तो आज जो हमारा ये चैप्टर था कि हम लोग की सीखने की, सिखाने की जो कला है वो कैसी, कितनी प्रकार की होती है, यहीं पर हम टॉपिक को समाप्त करते हैं। अब इस टॉपिक से कितने पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मैंने तैयार किया है जो संभावित आप लोगों के परीक्षा में आ सकते हैं, वो थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सीखने की शैली क्या दर्शाती है? ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है? पढ़ने की गति, सीखने का तरीका, सी लिखने की क्षमता, डी बोलने की क्षमता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों को पढ़ाते वक्त मैंने चर्चा किया था कि सीखने की शैली क्या दर्शाती है।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, सीखने का तरीका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों की कितनी प्रमुख श्रेणियां होती हैं? ऑप्शन क्या दिया है? A2, B3, C4, D5। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। दृश्य शिक्षार्थी, विजुअल लर्नर कैसे सीखते हैं? पढ़ा बताया था अभी थोड़ी देर पहले। सुनकर, ऑप्शन क्या दिया है? ए सुनकर, बी पढ़कर, सी देखकर, डी प्रयोग करके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताया था ना कि जो विजुअल लर्नर होते हैं वह किसी चीज को देखकर ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देखकर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्रवण शिक्षार्थी, ऑडिटोरियल लर्नर किस माध्यम से अच्छा सीखते हैं? तो ऑप्शन क्या दिया है? ए सुनकर, बी देखकर, सी छूकर, डी लिखकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुनकर। अरे क्वेश्चन से ही आंसर इसका पता चल जाता है कि श्रवण विद्यार्थी किस माध्यम से ज्यादा सीखते हैं। तो श्रवण का मतलब कि सुनना होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। स्पर्शनीय शिक्षार्थी किस प्रकार सीखते हैं? ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है? ए देखकर, बी सुनकर, सी प्रयोग करके, डी सिर्फ पढ़कर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रयोग करके। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सीखने की प्रमुख शैलियां कौन कौन सी होती हैं? पढ़ाते वक्त चर्चा किया था ना कि सीखने की शैलियां कौन कौन सी होती है। ऑप्शन हमारा क्या दिया है? देखिए, दृश्य श्रवण स्पर्शनीय, बी लिखित मौखिक गणितीय, सी वैज्ञानिक तार्किक मनोवैज्ञानिक, डी शारीरिक मानसिक सामाजिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दृश्य श्रवण और स्पर्शनीय। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 7। गहरी सीखने की शैली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है सतही रूप से पढ़ना, बी रटकर याद करना, सी गहराई से समझना, डी जल्दी में उत्तर देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गहराई से समझना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सतही सीखने की शैली में विद्यार्थी कैसे पढ़ाई करते हैं? जो सतत प्रणाली बताए थे तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि सतही सीखने की शैली में विद्यार्थी कैसी पढ़ाई करते हैं। ऑप्शन क्या दिया है? ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, विषय को रटकर सीखते हैं, सी अपने विचारों का उपयोग करते हैं, डी प्रयोगशाला में कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विषय को रटकर पढ़ते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9। आवेगी सीखने की शैली का मुख्य लक्षण क्या है? आवेगी सीखने की शैली का मुख्य लक्षण क्या है? ए सोच समझकर उत्तर देना, बी जल्दी और बिना सोचे जवाब देना, सी गहराई से ध्यान करना,
डी तार्किक विश्लेषण करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आवेगी मतलब जल्दीबाजी, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहा है, जल्दी और बिना सोचे जवाब देना। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? चिंतनशील शिक्षार्थी का प्रमुख गुण क्या होता है? चिंतनशील जो शिक्षार्थी है उसका प्रमुख गुण क्या होता है? ऑप्शन हमारा दिया है, ए तेजी से उत्तर देना, बिना सोचे जवाब देना, सी सोच समझकर उत्तर देना, डी बिना अध्ययन के परीक्षा देना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोच समझकर उत्तर देना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। कोल्ब के अनुसार सीखने की कितनी प्रमुख शैलियां होती हैं? देखिए चैप्टर में से सब क्वेश्चन है, आपको केवल ध्यान देकर एक बार पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कितना बताया था मैंने? 4, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी 4 होगा। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? डाइवर्जिंग शैली में व्यक्ति किन गुणों का मिश्रण रखता है? ए महसूस करना प्लस देखना, बी सोचना प्लस करना, सी सुनना प्लस लिखना, डी दौड़ना प्लस रुकना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है, महसूस करना प्लस देखना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। एसिमिलेटिंग शैली में क्या शामिल होता है? एसिमिलेटिंग शैली में कौन कौन से गुण मिक्स रहते हैं? ऑप्शन क्या दिया है? ए देखना प्लस सोचना, बी सुनना प्लस महसूस करना, सी दौड़ना प्लस खेलना, डी गणना प्लस लेखन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ए देखना प्लस सोचना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कन्वर्जिंग शैली के शिक्षार्थी कैसे सीखते हैं? ठीक है। ए है कल्पना करके, बी समस्या समाधान करके, सी रटकर, डी कहानी सुनकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समस्या समाधान करके। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब है एकोमोडेटिंग शैली के व्यक्ति कैसे सीखते हैं? जो एकोमोडेटिंग शैली के व्यक्ति होते हैं वो कैसे सीखते हैं? ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए दूसरों के अनुभव से, बी केवल किताब पढ़कर, सी रटकर, डी कक्षा में न जाकर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताया था मैंने, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दूसरों के अनुभव से। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। 16 को आप लोग ध्यान से देखिए। श्रवण विद्यार्थी को सबसे अधिक लाभ किस माध्यम से होता है? जो श्रवण व्यक्ति होता है वो सुनकर बोलता है, सबसे अधिक लाभ किस चीज पर होता है? ए किताबें, बी ग्राफ, सी व्याख्यान, डी पोस्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी व्याख्यान। ठीक है। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? दृश्य शिक्षार्थी के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री क्या हो सकती है? ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए ऑडियो रिकॉर्डिंग, बी चार्ट डायग्राम, सी लेक्चरर, डी चर्चा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ट और डायग्राम। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। किन शिक्षार्थियों को प्रयोगशाला में कार्य करते समय सबसे अधिक लाभ होता है?
कौन से शिक्षार्थी होते हैं जो प्रयोगशाला में कार्य करते हैं तो सबसे अधिक लाभ होता है? ए दृश्य शिक्षार्थी, बी श्रवण शिक्षार्थी, सी स्पर्शनीय शिक्षार्थी, डी कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग सोच के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पर्शनीय शिक्षार्थी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 19। डीप लर्निंग स्टाइल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डीप लर्निंग स्टाइल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है हमारा ए गहराई से अध्ययन करना, बी जल्दी जल्दी उत्तर देना, सी सतही रूप से अध्ययन करना, डी दूसरों से मदद लेना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गहराई से अध्ययन करना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 20। सरफेस लर्निंग स्टाइल के विद्यार्थियों में कौन सा लक्षण अधिक होता है? ऑप्शन हमारा क्या दिया है देखिए। ऑप्शन हमारा है ए आत्मनिर्भरता, बी गहन अध्ययन, सी रटकर, डी समस्या समाधान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रटकर सीखना। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्टाइल में विद्यार्थी किस प्रकार सीखते हैं? ए गहराई से सोचकर, बी तुरंत उत्तर देकर, सी बिना सोचे समझे जवाब देकर, डी किसी से ना सीखकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गहराई से सोचकर। ठीक है, अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंक्लूसिव लर्निंग स्टाइल के शिक्षार्थी कैसे निर्णय लेते हैं? ए सोच समझकर, बी जल्दीबाजी में, सी गहराई से अध्ययन करके, डी समूह में चर्चा करके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जल्दीबाजी में। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 23। सीखने की शैली को अपनाने से क्या लाभ होता है? जो हमारे सीखने के तरीके बताए जाते हैं उसको अपनाने से क्या लाभ होता है? ए बेहतर परीक्षा परिणाम, बी रटने की प्रवृत्ति, सी विषय कठिन लगता है, डी समझने में कठिनाई होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेहतर परीक्षा परिणाम। ठीक है, अब है 24 नंबर क्वेश्चन। एक्सपीरियंटल लर्निंग मॉडल किसने विकसित किया? देखिए परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार चर्चा कर रहा हूं कि आप लोग ध्यान से क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, एक भी वीडियो को भी मिस मत कीजिए। ठीक है, इसमें है कि एक्सपीरियंटल लर्निंग मॉडल किसने विकसित किया? ऑप्शन हमारा क्या है? डेविड कोल्ट, बी जीन पियाजे, सी हावर्ड गार्नर, डी बेंजामिन ब्लूम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या मैंने आप लोगों को पढ़ाते वक्त किसका नाम लिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डेविड कोल। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सा कन्वर्जिंग शैली का लक्षण है? क्या दिया है? ए समस्या समाधान, बी कल्पना, सी भावनात्मक निर्णय, डी जल्दी उत्तर देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समस्या समाधान। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर कल की क्लास में, क्योंकि मेरा आखिरी इच्छा है कि आप लोगों को परीक्षा तक इतना आप लोगों के सामने मैं क्लास में बता दूं या वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों को परीक्षा में क्वेश्चन ना छूटे। लेकिन ये जब आप पढ़ेंगे तब, वीडियो देखेंगे तब। ठीक है, फिर मैं कल के क्लास में इस टॉपिक के बाद का जो टॉपिक होगा
आप लोग तो जानते हैं कि ये VI के पेपर नंबर 4 अभी चल रहा है, ठीक है। तो अगला टॉपिक लेकर आऊंगा, लेकिन जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं कम से कम आप लोग कृपया ये कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि चलिए आप लोग हमारा क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम अधिक से अधिक अच्छा टॉपिक और उसके क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आऊं। और जब आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो फिर मेरा भी थोड़ा मन डाउन रहेगा कि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। फिर कल के क्लास में मैं मिलूंगा आप लोगों से, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि परीक्षा अब आप लोगों की आने वाली है। लगभग परीक्षा का परिणाम भी शायद निकल गया है, शेड्यूल उसका, ठीक है। तो फिर मैं कल के क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।